हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर नंबर 14 जो है सोशोलॉजी का है, जिसमें हम आज करेंगे रिश्तेदारी यानी किनशिप। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पास सोशोलॉजी है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में रिश्तेदारी है तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है हम रिश्तेदारी के हर एक पहलू, हर एक बातों पे हम जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रिश्तेदारी होती ही क्या है। लेकिन आपको पता ही कि ये सब बातें चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चों को, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आया है नातेदारी। देखिए नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर नातेदारी होती क्या है? नातेदारी देखिए इस जो है हमारा सिलेबस है, कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नातेदारी अगर देखा जाए अर्थ और परिभाषा, तो हम कहते हैं नातेदारी हमारे संबंधों को समझने का एक तरीका है। यानी संबंध हमारा किसी के साथ क्या है उसको समझने का एक तरीका माना जाता है, एक सिस्टम माना जाता है। यह सामाजिक बंधन है जिसके कारण रक्त संबंध और विवाह होता है। यानी देखा जाए तो नातेदारी एक तरह के रक्त संबंध होते हैं जिसमें विवाह भी होता है। सामान्य शब्दों में नातेदारी में से रिश्ते आते हैं जिसका संबंध रक्त तथा विवाह से होता है। यानी रक्त का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे अपने होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा रक्त संबंध होता है, और विवाह से जो रिश्ता बनता है, तो ये सब के सब जो होते हैं नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं। नातेदारी वो व्यवस्था है जो पारिवारिक संबंधों के विवाह से जुड़ी हुई है। यानी ये सारे जो है विवाह से जुड़ा होता है। कहते विवाह होते ही तरह तरह के नातेदारी जो है हमसे जुड़ जाती है, तो इसे नातेदारी ही कहा जाएगा। रक्त संबंधियों के अतिरिक्त यह जो है जुड़ाव प्रजनन और जो है धन ग्रहण के माध्यम से भी होता है। यानी हम किसी से लगाव रखते हैं तो इससे भी जो है नातेदारी यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। सच्चाई यही है कि सामाजिक जान पहचान जैविक जान पहचान की अपेक्षा सामाजिक संबंधों को मान्यता देने की है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक जो जान पहचान होता है वो भी एक जैविक पहचान होती है, यानी वो भी एक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। यदि किसी संबंध को समाज मान्यता नहीं देता है तब उसे नातेदारी के क्षेत्र नहीं माना जाता है। यानी अगर समाज किसी संबंध को मान्यता देता है तो वही हमारे रिश्तेदार के रूप में होते हैं। अगर वो समाज उस चीज़ को मान्यता नहीं देती है तो वो हमारे से अलग होते हैं, वो हमारे नातेदार के रूप में नहीं हो सकते। नातेदारी संबंध तभी मान्यता रखते हैं जब वे वंश क्रम से जुड़े होते हैं। यानी अपना वंश क्रम का मतलब होता है अपने पूर्वजों से जुड़े हुए होते हैं, तो ये सारे के सारे नातेदारी के अंतर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त ये संबंध विवाह या जो है दत्त ग्रहण में से जुड़े होते हैं। यानी हम दत्त ग्रहण करते हैं, जिसे विवाह कहते हैं, ठीक है, उससे अगर जुड़ते हैं तो ये सारे के सारे जो है नातेदारी जुड़ जाती है, रिश्तेदारी जुड़ जाती है। ये संबंध जैविकीय मुहावरों में जो है अभिव्यक्त भी होते हैं। यानी सारे के सारे जैविक मुहावरे में व्यक्त होते हैं। इसी भांति जो है नातेदारी की परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तियों के संबंध का आधार जो है वंश क्रम विवाह या दंतक्रम से होते हैं। यानी विवाह से ही जो होता है संबंध जुड़ता है, और एक संबंध जो होता है हमारा वंश क्रम के रिगार्डिंग होता है। यानी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भाई बहन होते हैं, वो सारे नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है व्यक्ति संबंधों का आधार वंशक्रम विवाह या अंतग्रहण ही हो सकता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो नातेदारी संबंध का विस्तार तभी संभव होता है जब सामान्य व्यक्ति दो प्रकार के परस्पर व्यापन यानी जो ओवरलैपिंग द्वारा जो है अर्थात
जो अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार होता है। अभिविन्यास का परिवार हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अभिविन्यास का जो होता है परिवार वो सिंपल परिवार होता है। जैसे कि मान लीजिए लड़के के पक्ष का जो होगा वो अभिविन्यास परिवार के मध्यम आएगा, और प्रजनन परिवार जो कहलाएगा जहाँ से उसकी नातेदारी जुड़ी है, जहाँ से उसका संबंध जुड़ा है, वो प्रजनन का परिवार कहलाता है। तो इस तरह से जो है इससे आपसी संबंध अब जुड़ती है और इससे नातेदारी सब जो है जुड़ जाता है। अथवा कहते हैं कि नातेदारी संबंध अभिविन्यास और प्रजनन परिवार से ही बनते हैं। विवाह के निश्चयात्मक नियम और जो है निकट अभिगमन निषेध का नियम एक ही परिवार में पिता और पति की तरह जिस परिवार के सदस्य हैं बनने नहीं देते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक तरह का परिवार हो तो उसमें कोई तरह के सदस्य आपस में कुछ भी नहीं बन सकते, उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है। एक व्यक्ति जो है अभिविन्नत परिवार में पैदा होता है और बाद में विवाह द्वारा हुआ दूसरे आरंभिक परिवार के विवाह या प्रजनन द्वारा स्थापित करता है। देखिए, एक व्यक्ति जो होता है अभिविन्यास परिवार में पैदा होता है, ठीक है, और वो मैरिज करके तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, जिसे हम प्रजनन द्वार कहते हैं, यानी प्रजनन विवाह कहते हैं। इसे हम प्रजनन भी कह सकते हैं, जिसे जो है इसे आरंभिक परिवार भी कह सकते हैं। तो उसके साथ जुड़ के जो है रिश्तेदारी करता है। यानी नातेदारी का मतलब यही होता है दोस्तों कि हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं, अगर हम किसी दूसरे परिवार से जुड़ रहे हैं, दूसरे जो है परिवार से नातेदारी कर रहे हैं, तो वही तो नातेदारी कहलाती है, वही तो हमारा जो होता है किनशिप कहलाता है। तो ये इसमें साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक जो है व्यक्ति अभिन्न परिवार में पैदा होता है और बाद में विवाह द्वारा, देखिए विवाह द्वारा वो दूसरे प्राथमिक परिवार के विवाह या प्रजनन द्वारा स्थापित करता है। यानी सभी संबंध होते हैं, इसका मतलब उससे कोई संबंध स्थापित हो गया है, कोई ना कोई रूप में संबंध तो रहेगा ही रहेगा। तो इस सब नातेदारी के रूप में इसको लिया जा रहा है। अब यदि हम बात करें नातेदारी के प्रकार, देखिए नातेदारी होती कितने प्रकार की है। तो परिवार का अध्ययन करने के बाद हम जो है नातेदारी का अध्ययन भी करेंगे। विवाह का लेने के बाद भी हम नातेदारी को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने विवाह टॉपिक देखा है तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि विवाह का मतलब ही होता है किसी दूसरे व्यक्ति से जो है रिश्ता स्थापित करना। बुनियादी रूप से एक परिवार में दो प्रकार के नातेदारी होते हैं। इसमें जो होता है वैवाहिक नातेदारी होती है, एक समर रक्त नातेदारी होती है। यानी नातेदारी जो होती है सिर्फ दो ही प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एक वैवाहिक जो विवाह के पश्चात जुड़ती है, और एक समर रक्त नातेदारी होती है जो रक्त के द्वारा जुड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही आता है वैवाहिक नातेदारी। कहते हैं इस प्रकार के नातेदार विवाह पर आधारित नातेदारी होती है, इसी कारण इसे वैवाहिक नातेदारी का नाम भी दिया गया है। यानी विवाह से जो है हमारा रिश्ता यहाँ पर बुलंद होती है, तो इसे हम जो है वैवाहिक नातेदारी के नाम ही दिया जाएगा। सबसे प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी पति और पत्नी है। यानी सबसे पहले अगर वैवाहिक नातेदारी के रूप में देखा जाए तो पति पत्नी जब आपस में जुड़ते हैं तब जाके इनके साथ कई रिश्ते जो है साथ में भी जुड़ जाते हैं। यानी जब पति पत्नी बन जाते हैं तभी जो है सारे रिश्ते जो नातेदारी जुड़ते हैं। अपने जो है विस्तारित स्वरूपों में इन दो नातेदारियों में दंपति और सहोदर भाई बहन होते हैं, और इस प्रकार दामाद और ससुर की नातेदारी वैवाहिक होते हैं। यानी जब विवाह हो जाता है तो दामाद ससुर इस बहुत से जो नातेदारी है आपस में जुड़ जाता है, यानी आप उनके रिश्तेदार हो जाते हो। तो इसमें यही होता है कि जो लड़की पक्ष के व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे लड़के पक्ष के नातेदार बन जाते हैं, और जो लड़के पक्ष के व्यक्ति होते हैं वो लड़की पक्ष के नातेदार बन जाते हैं। यानी एक दूसरे के पास जो होते हैं संबंधों के यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक दूसरे के रिश्ते से में जुड़ जाते हैं। इसी तरह अगर साले और साली की नातेदारी भी वैवाहिक ही होती है। अगर साला और साली की बात किया जाए तो ये विवाह के पश्चात ही जुड़ता है, इससे पहले ये नहीं जुड़ता है। तो ये सब वैवाहिक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें समर रक्त नातेदारी की तो कहते हैं दूसरे प्रकार की नातेदारी जो है वंशाक्रम पर आधारित होता है। यानी ये वंशक्रम पर आधारित होता है, ये जो हमारा है पूर्वजों पर निर्भर करता है, और इसलिए इसे हम रक्त संबंधी नातेदारी के भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रक्त से जुड़े होते हैं। और रक्त का मतलब होता है कि अपने ही परिवार के व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे दादा परदादा के भी जो है बच्चे, वो भी हमारे नातेदारी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो भी हमारे ही जो है खून से जुड़े हुए होते हैं। एक बच्चे और उसके माता पिता के संबंध रक्त संबंध का होता है। यानी बच्चे, माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया है इसलिए वो उनका रक्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि माता पिता का डीएनए बच्चे होते हैं। यानी बच्चे में माता पिता के सभी गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं, इसलिए हम वंशक्रम इसमें यहाँ पर कह सकते हैं। इसी तरह चाचा व भतीजे का भी संबंध भी रक्त संबंधी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो उनके पापा थे, ठीक है, तो वो दोनों एक ही थे।
तो इसलिए अगर एक पिता से अगर दो बच्चे जन्म लिए हैं, अगर वो भतीजे चाचा के रूप में हैं, तो भतीजे का सह संबंध भी रक्त संबंध ही होगा। रक्त संबंधी नातेदारी जो है जनिक होते हैं, ना कि माता पिता और बच्चों में पाए जाते हैं। माता और बच्चे का संबंध रक्त संबंधों की शुरुआत होता है, क्योंकि इसमें जो होता है, देखिए, माता के साथ बच्चों का जो संबंध होता है शुरुआती होता है, क्योंकि फादर, देखिए, चाचा और फादर एक ही माता पिता के संतान थे, लेकिन यहाँ माँ जो है किसी दूसरे जगह से आ रखी होती है। तो बच्चे में जो गुण होगा वो शुरुआती होगा, लेकिन पिता का गुण जो है कई जगहों से वो ट्रांसफ़र होकर आएगा। तो यही बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो माँ का जो होता है वो शुरुआती होता है, जो कि अपने विशुद्ध अर्थ में बच्चों के पिता, दादा, चाचा, चचेरे भाई बहन, चाची आदि से पाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही समझने के लिए ज़रूरी भी है। कहते हैं अगर देखा जाए तो नातेदारी हमेशा एक दूसरे के रक्त या विवाह द्वारा ही जुड़े नहीं होते हैं। ज़रूरत नहीं है कि विवाह के द्वारा या रक्त के द्वारा ही हमें नातेदारी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अतुल, कई बार जो होता है बोल चाल में इन्हें नातेदारी माना जाता है। कई व्यक्ति को तो हम ऐसे भी रिश्तेदार बना लेते हैं, उनके दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, तो ये भी एक नातेदारी का रूप ही धारण कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम सिर्फ रक्त संबंधी और विवाह के द्वारा ही रिश्तेदारी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे नातेदारी जो है काल्पनिक नातेदारी कहलाता है, क्योंकि ये कल्पना के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें हम बातचीत करके भी किसी को अपना जो है आइडल बना सकते हैं, उससे हम रिश्तेदारी रख सकते हैं। इस तरह के नातेदारी को जो है वास्तविक जैविक संबंध पे अपेक्षित सामाजिक संबंधों के द्वारा मान्यता दी जाती है। यानी ये जैविक नहीं होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है, ये सिर्फ सामाजिक प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हम एक दूसरे से बात विचार करते हैं, अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, उनमें खान पीन की जो होती है उनमें हम आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से एक रिश्तेदारी नहीं हो जाती है, यानी एक तरह से रिलेशन हो जाती है। तो इसको हम एक जैविक नहीं कह सकते, हम इसको सामाजिक संबंध के रूप में हम इसको ले सकते हैं। कहते हैं अगर नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले टैडालों में एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं उनके, यानी एक ही समय में एक से अधिक पति रखने का जो है नीलगिरी पहाड़ियों के जो है टैडालों के जनजाति में ये पाई जाती है। इस स्थिति में जैविकीय पिता बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं, यानी जैविकीय रूप में देखा जाए तो इसके पिता कौन होंगे, तो ये बहुत बड़ी जो है प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। लेकिन सभी बच्चे का पिता एक ही होता है। पिता का दर्जा एक ही पति को इसलिए दिया जाता है कि वह अपनी एक ही पत्नी के बच्चे को धनुष एवं बाण देकर धार्मिक जो है दस्तूरी पूरा करता है। यानी यहाँ पर रीति रिवाज रहा होगा कि एक ही को ही पिता का दर्जा दिया जाता है। बेशक ये औरत जो है कई पतियों के साथ जीवन व्यतीत किया हो, लेकिन एक ही को जो है बच्चे का जो है धार्मिक पिता बना दिया जाता है। इसके लिए एक अनुसरण होती है, जिसमें धनुष व बाण देकर जो है धार्मिक दस्तूरी पूरा किया जाता है। दस्तूर पूरा करने के बाद जो होता है एक ही को ही पिता का दर्जा मिल जाता है। यद्यपि यह व्यक्ति जिंदा न हो फिर भी वह उस पत्नी के ही सम्मिलित पति तथा सभी बच्चों का पिता माना जाएगा। यानी वो जीवित हो चाहे नहीं भी हो, लेकिन फिर भी जो है उसका बच्चा का पिता वही कहलाएगा। बच्चे व बच्चों को दत्तक लेने वाले के बीच संबंध भी पिता पुत्र की ही रह जाता है। यानी कोई अगर बच्चों को गोद लेता है तो पिता और पुत्र का संबंध ही यहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो ये सारे के सारी बातें जो होती है नातेदारी के अंतर्गत ही आती है। आगे जो हमारा टॉपिक है निकटता पर आधारित नातेदारी। देखिए, निकटता का मतलब होता है कि जिसके हम क्लोजर हों, काफ़ी क्लोज हों। कहते हैं हम नातेदारी के संबंधों को श्रेणी में रखने के लिए नातेदारी को निकटता के आधार पर उनके प्रकार बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निकटता के आधार पर जो भी होती है नातेदारी हो सकती है। ज़रूरत नहीं कि वो विवाह से या रक्त संबंध से भी हो, कभी कभी जो है निकटता पर भी आधारित नातेदारी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है प्राथमिक नातेदारी। यानी प्राथमिक जो है नातेदारी क्या है, प्राइमरी जो है रिलेशनशिप क्या होती है। कहते हैं सामाजिक नातेदारी या निकटस्थल नातेदारी वे हैं जो एक दूसरे के जो है नज़दीक होते हैं। इन नातेदारों का संबंध जो है अभिविन्यास के नातेदारों से हो सकता है। अभिविन्यास के नातेदारी वे हैं जहाँ हमारा जन्म और पालन पोषण हुआ है। यानी हमारे जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ पालन पोषण हुआ है, वहाँ पर बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए हमारे माता पिता हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं, हमारे जन के नातेदार भी होते हैं। इसके साथ हमारा संबंध रक्त संबंधी होता है। और एक व्यक्ति 7 प्रकार के जो है प्राथमिक नातेदारी होते हैं। ये प्राथमिक नातेदारी जो होते हैं माता पिता का हो सकता है, पुत्र पुत्री का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है और पत्नी होते हैं। तो ये सारी के सारे जो होते हैं प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें रक्त संबंधी लोग ही मिलते हैं। और ये जो होता है अभिविन्यास के नातेदारी के रूप में देखा जा सकता है।
उसके पश्चात आता है द्वितीयक नातेदारी, यानी दूसरी नातेदारी, सेकेंडरी जो है किनशिप, यानी हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार हमारे द्वितीयक नातेदार होते हैं। यानी हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार यानी जो प्रथम मिलता है उसको हम द्वितीय नातेदारी के अंतर्गत लाते हैं। इस तरह के द्वितीय नातेदारी के जो है 33 प्रकार होते हैं, यानी ये देखा जाए तो 33 जो टाइप्स के होते हैं। यानी इनमें सम्मिलित पिता के पिता यानी दादा, माँ के पिता यानी पैतृक नाना, पिता की माँ यानी दादी, पति या पत्नी के भाई और बहन या माता पिता आदि। यानी इसमें बहुत बड़ा जो होता है एक रूल बनती है, यानी इसमें नाना नानी को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, दादी को भी सम्मिलित किया जाता है। तो देखा जाए तो इसमें द्वितीयक में जो है टोटल 33 प्रकार के नातेदारी देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत होता है, बहुत बड़ा ये बात आती है। हमारा जो अगला टॉपिक है तृतीयक नातेदारी। देखिए तृतीयक नातेदारी जो होती है तीसरी लेवल पे आता है, जिसमें टेक्निकली किनशिप भी हम कहते हैं प्राथमिक नातेदार के जो है द्वितीयक नातेदारी जो है तृतीय नातेदारी होते हैं। उदाहरण के लिए आपके साले आपके द्वितीय नातेदार होते हैं। यानी आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी स्त्री से विवाह करते हैं और उसका भाई है तो वो आपके द्वितीयक नातेदार के रूप में, साले के रूप में आपके साथ संबंध जुड़ जाता है, और उनकी पत्नी व बच्चे आपके लिए तृतीयक नातेदार के रूप में होते हैं। यानी देखिए आपके साले के जो बच्चे होंगे और उसकी पत्नियां होगी, ठीक है, पत्नी होगी, तो वो जो होंगे आपके तृतीयक के रूप में आ जाएगा। प्राइमरी में अपने होते हैं, द्वितीयक में आपके जिससे आपका रिश्ता जुड़ता है, और तीसरे जो होते हैं वो उनके जो रिश्ता आपका जुड़ा है उसके भी आगे चले जाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि प्राइमरी में आपके माता पिता भाई बहन सब आ जाते हैं। सेकेंडरी में देखा जाए तो आपकी पत्नी आती है जिससे आपने मैरिज किया है, और तृतीय में आ गया कि आपके जो पत्नी है उसके भाई की जो पत्नी होगी या जो बच्चे होंगे वो आपके जो होंगे तृतीयक के अंतर्गत आ जाएगा। तो कहते हैं तृतीयक नातेदारी के जो है 151 प्रकार होते हैं। यानी देखा जाए तो 151 प्रकार होता है। इसका कारण यही है कि वो आगे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए ये जो है पिता के भाई की पत्नी, पिता के बहन की पत्नी, पिता के माँ के भाई, पिता की माँ की बहन तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत हो जाता है तृतीयक नातेदारी, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेकेंडरी जो होती थी वो सिर्फ 33 प्रकार के रूप में ही थी, लेकिन अगर हम बात करें तृतीयक का तो इसमें 151 प्रकार दिखाया गया है। इस भांति नातेदारी की दूरियां चौथे, पाँचवें, छठे, 10वीं नातेदारी तक होती है। यानी इसको टोटल देखा जाए तो इसके 10वें तक जो है होता है। हमारा तृतीय नातेदारी और चौथे नातेदारी भी प्राथमिक नातेदारी के प्रकार से चलता है, और कह सकते हैं कि इस प्रकार के नातेदारी में हम रक्त और वैवाहिक नातेदार को भी ले लेते हैं। तृतीयक नातेदारी के बाद की श्रेणी दूर के नातेदार कहलाते हैं, यानी काफ़ी दूर के नातेदार कहलाते हैं। कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें दूर के नातेदारों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना निकट के नातेदारों को दिया जाता है। ऐसा आदिम एवं ग्रामीण समाज में देखने को मिला है। यानी दूसरे समाजों में इन दूर के नातेदारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी इनका कोई महत्व नहीं होता है। उसके पश्चात है नातेदारी का आरेख। देखिए आरेख के द्वारा भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। कहते हैं कई बार हम नातेदारी किसी आरेख द्वारा भी बता सकते हैं। इस आरेख द्वारा नातेदारी और वंशावली के संबंधों का एक मित्र में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बहुत से बड़े बड़े इंटरेस्ट टेस्ट में जो होते हैं इसी तरह की नातेदारी आती है, ठीक है। कभी आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि मामा का बेटा का, फूफा का लड़का, आपको क्या लगेगा। चाहे कोई स्त्री जो है फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वो मेरे माता का जो है मम्मी का बेटा का भाई का बहन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन उलझने वाला होता है। तो ये सब आप नातेदारी के रिगार्डिंग ही समझ सकती हो। कहते हैं ये सारी बातें जो होती है पढ़ाई से ही समझ में आता है कि कौन किसका रिश्तेदार है और कौन किसका उसके जो है संबंधी है। तो इसके लिए डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पार्ट रखता है। देखिए डायग्राम में क्या दिया है, आरेख में क्या प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो यहाँ पर ट्रायंगल बनी हुई है वो पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा सर्कल है वो स्त्री को। जो इक्वल का पार्ट दिया हुआ है वो विवाह संबंधों को यहाँ उजागर करता है, और तीसरी जो बात रहेगा नीचे की पीढ़ियों को दर्शाता है, यानी ऊपर से जो ये पीढ़ियाँ बदलती चली जा रही है। तो आरेख में हम देखते हैं कि इसका क्या पहलू है। देखिए यहाँ पर जो है पुरुष और स्त्री को दिखाया गया है जिसमें मैरिज हुआ है आपस में, ठीक है, और इनके जो है 2 संतान हुए थे, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये संतान का जो है मैरिज हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर जो अगर दूसरे देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट इक्वल तो दिखाया गया है लेकिन इसमें जो है पुरुष को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन इससे जो है
एक पुरुष है और एक स्त्री है। आगे क्या हम देखते हैं, क्योंकि दूसरे वाले का आगे जो है परिवार नहीं बढ़ सका, वो वहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन जो पहले वाला था उसकी जो है प्रकार गया आगे। आगे जो हुआ, इनके 3 संतान हुए और तीनों का जो है मैरिज हो गया। अब देखिए तीनों में का मैरिज आपको यहाँ दर्शाया गया है। अब ये मैरिज में क्या हुआ, जो पहले थे उनके जो थे, इनके 2 संतान हुए, एक लड़का था एक लड़की था, लेकिन एक के बारे में कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस तरह जो है इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया। ये हमें आरेख द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहो तो आप अपने परिवार के भी आरेख बना सकते हो, जहाँ से आपको दादा दादी से या परदादा से लेना पड़ेगा और उसके बाद बताना पड़ेगा कि कैसे इसकी पाई बन सकती, कैसे जो है आरेख बन सकता है। तो इससे आप बहुत ही विस्तृत से समझ सकते हो और इसमें आपको रिश्तेदारों के रूप में समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। कहते हैं एग्रो वह व्यक्ति है जिसके माध्यम से रिश्तेदारी की खोजा जाता है, यानी ये जो हम देखें इससे हम रिश्तेदारी को खोज सकते हैं। इस आरेख में जो है एग्रो का अर्थ में यानी पुरुष है, और यहाँ पर गौ का जो यहाँ पर देखा जाए तात्पर्य पिता से होता है, और ह का जो है माता से, और ल का तात्पर्य जो है बहन से होता है। द का मतलब दादा से होता है, और स्वयं औक और ब जो होता है माता पिता से होता है। न ईगो का पति और फ उसके ससुर या र उसका सास या प ईगो का साला होता है। तो यहाँ पर जो आपने देखा ही था अपने फ्लो चार्ट में, जिसमें दिखाया गया था कि इसमें सारी बातें रिप्रेजेंट की गई थी, लेकिन सिंपली बात देखा जाए तो इसमें यही बात होता है कि वो उसके संतान होते हैं, ठीक है, और उसका खानदान कैसे बढ़ रहा है इस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, चाहे आप ग फ म कुछ भी आप रख लो नाम, आपको सिर्फ समझने से मतलब है कि ये वंशाक्रम जो है आगे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अगला टॉपिक जो हमारा है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नातेदारी के प्रकार। आखिर क्या फंक्शन है किनशिप का, तो क्या है फंक्शन देखते हैं। कहते हैं व्यक्ति और समूहों के लिए सामान्य अर्थ में नातेदारी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कहते हैं नातेदार जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं और कई वक्त तो हमारे बुरे समय में भी काम आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है, यानी रक्त जो होता है पानी से गाढ़ा होता है और रक्त का संबंध बहुत ही विशाल होता है। नातेदारी व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा व सहायता भी देते हैं, यानी सुरक्षा के साथ साथ भी सहायता भी देते हैं, और इसलिए नातेदारी जो है अपना विशेष स्थान रखता है। नातेदारी एक ऐसी समूह होती है जो व्यक्तियों को उसकी पहचान देती है। देखिए कहते हैं जब नातेदार होता है तो हम उसकी एक पहचान बन जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से अगर आप मैरिज करते हो तो उसका मतलब है कि या तो वो पति कहलाएगा या पत्नी के रूप में होगी, तो वो एक नाम पड़ जाता है। और नाम पड़ने से क्या हुआ, जैसे ही आपने उससे मैरिज किया उसके परिवार के हर एक सदस्य आपको किसी न किसी रूप में आपके नातेदार बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नातेदारी के जो है ये सारे कार्य हो जाते हैं और वो आपके लिए सुरक्षा और सहायता सदैव देने के लिए तरपते रहेंगे, यानी सदैव ही तैयार रहेंगे, और इससे जो है आपको आर्थिक तौर से मजबूती भी मिलेगी। तो यही बात है कि नातेदारी में सबसे बड़ा ये कार्य तो यही होता है कि सुरक्षा और सहायता देने के लिए ये वचनबद्ध होते हैं, ठीक है। यह नातेदारी ही है जो व्यक्तियों का एक निश्चित प्रतिष्ठा देती है, यानी आपको एक प्रतिष्ठा मिल जाती है, और वो सब क्यों मिलती है, नातेदारी की वजह से। नातेदारी पिता होते हैं और माँ होती है, भाई होता है, और इस तरह उसका एक निश्चित दर्जा भी होता है। नातेदार होने के नाते व्यक्ति समूह में अपनी निश्चित भूमिका भी निभाता है, यानी सबका अपना एक भूमिका मिल जाता है और इसी भूमिका को सभी व्यक्तियों को अदा करना पड़ता है, क्योंकि जो कि जरूरी भी है। अगर आप भूमिका अदा नहीं करोगे, आप उसको सही रूल रेगुलेशन के साथ नहीं चलोगे, तो वो जो है नातेदारी टूट जाती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो संकट की अवस्था में नातेदार सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं, और इसी तरह प्रसन्नता की घड़ी में नातेदार सम्मिलित भी होते हैं, यानी नातेदार ही होते हैं जो कभी कभी बुरे अवस्था में दौड़ के हमें सहायता करने आते हैं, और कभी कभी जो अच्छी घड़ी होती है, प्रसन्नता वाली चीज़ें होती है, तो उसमें भी वो सम्मिलित होती है। तो इसी को ही नातेदारी कहा जाता है। नातेदार का जो है शामिल होना व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और ताकत प्रदान करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का अगर बाई चांस दुर्घटना हो जाता है तो वो व्यक्ति असहाय रहता है, लेकिन जैसे ही उसके कोई अपने आ जाते हैं उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और काफ़ी शक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं ये सारे चीज़ें में जो है नातेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे हमें मानसिक मनोवैज्ञानिक जो है ताकत प्रदान मिलता है और सहायता मिलती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि आप आ गए देखने के लिए, यही मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ और मन शांत हुआ। तो ये सारे की बात एक ही पर दर्शाता है कि हमारे जो अगर रिश्तेदार आते हैं हमें खुशी मिलती है और हम प्रसन्न भी होते हैं।
नातेदारी समूह परिवार के विभिन्न सदस्यों की जो है पारंपरिक संबंधों को बताता है, यानी क्या संबंध है, उनसे क्या हमारा रिश्ता है, ये चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है। नातेदारी संबंध में अपेक्षित व्यवहार करके एक व्यक्ति जो होता है नातेदार समूह के सभी सदस्यों का जागरूक कर देता है। यानी अपेक्षा जो की जाती है व्यवहारों में, इससे जो होता है हर एक व्यक्ति को समझ आती है और हर एक व्यक्ति जो है जाग जाता है। नातेदारी के सदस्य एक दूसरे के प्रति भाई और बहन जैसे व्यवहार ही करते हैं, यानी उनका जो सब प्रेम होता है वो भाई बहन जैसा ही होता है और एक दूसरे को सदैव ही सहयोग देने के लिए अग्रसर होते हैं। वे एक दूसरे से परिवार के सदस्यों की तरह जब आवश्यकता होती है सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं समाज में अगर रहना है तो सहायता भी जरूरी होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। इस सहायता से व्यक्तियों की जो है संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक शक्ति बढ़ जाती है। यानी कोई व्यक्ति आपको सहायता भी करे, कहते हैं 2 रुपया का भी सहायता करे, तो आपको इससे जो है मानसिक जो है काफ़ी मनोबल बढ़ता है। कोई व्यक्ति आपके साथ तो है ना, आपके दुख सुख में है तो सही, तो उसे ही नातेदारी कहते हैं। और इससे मानसिक यानी मनोवैज्ञानिक शक्ति और जो है संवेगात्मक शक्ति जो है काफ़ी बढ़ जाती है। यदि एक फैक्ट के रूप में हम बात देखें तो कहते हैं पारंपरिक समाजों में और एक सीमा तक आधुनिक समाजों में भी नातेदारी व्यवस्था परिवार, वंश और गोत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी देखा जाए तो पारंपरिक समाजों में जो परंपरागत समाज चल रही है, कहते हैं एक सीमा तक एक आधुनिक समाजों में भी जो नातेदारी होती है वो परिवार, वंश, गोत्र को मजबूत करने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि इससे नातेदारी के कारण ही ये काफ़ी मजबूत होते हैं। एक ही वंश के लोग मिलजुल कर परिवार के प्रकार जैसे कि जन्म के संस्कारों, विवाह और मृत्यु में भाग लेते हैं। यानी कहते हैं अगर देखिए कभी कहते हैं बुरा हो जाता है तो अपने रिश्तेदार ही दौड़े हुए आते हैं और हमें हेल्प भी करते हैं, क्योंकि एक ही वंश के लोग मिलजुल कर परिवार के प्रकार जैसे कि जन्म से लेकर संस्कार और विवाह और मृत्यु में भाग लेते हैं और उनका वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। वंश के लोगों का जो है कुल देव सामान्य होते हैं। अगर देखा जाए तो अगर कोई वंश के लोग हैं तो उनके कुल देवता जो होते हैं सामान्य होते हैं, उनके कुल देवता चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जाता है और इसलिए वे सामान्य प्रतिबंध जो पूजा और दैनिक संस्कारों में जुड़े होते हैं। अगर देखा जाए तो ये नातेदारी के कारण ही जो होता है इनके संस्कार, इनकी पूजा, इनके पाठ सब के सब एक जैसा ही होता है, यानी अलग नहीं होता है। उसमें भागीदारी भी कहते हैं, इसे हम भागीदारी का नाम भी दे सकते हैं। एक ही वंश के लोग इस भावना से प्रभावित होते हैं कि वो एक परिवार के हैं और इसलिए उन्हें परिवार की परंपरा और परिवार के नाम को बनाए रखना चाहिए। तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वंशागत है, यानी वंश से आता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर परिवार के नाम को बनाए रखना और परिवार के जो है परंपराओं को लेके चलना, इनका सबसे बड़ा दायित्व रहता है। एक परंपरा का समाज में नातेदारी समूह जिन्हें हम गोत्र कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नातेदारी का यह बहुत ही बड़ा समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक कलात्मक पूर्वज से ही मानते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं एक परंपरागत समाज में नातेदारी जो गोत्र होता है, आपको पता है गोत्र जो होता है, गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोत्र का मतलब यही होता है कि आप किस गोत्र से संबंध रखते हो, आपका कहाँ तक जो है विस्तृत है। तो ये गोत्र आता है, इसमें दादा दादी परदादा आ जाते हैं, अपनी उत्पत्ति एवं कलात्मक पूर्वजों को मानते हैं, क्योंकि जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, उन बात को मानते हैं। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की बात करें, अपने पूर्वजों की बात करें, तो संभवतः ये बात सभी के समक्ष आता है कि ये एक ही रहे होंगे, क्योंकि आज बेशकली हम कई रूपों में बदल गए हैं, कई स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पेडिग्री चार्ट भी बनाओगे तो इससे भी आपको जाहिर होगा कि हम आए कहाँ से थे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। ऐसा व्यवस्था में उनके दिन प्रतिदिन का सहयोग और दृढ़ बंधन बहुत ही स्पष्ट होते चला जाता है। अगर पेडिग्री चार्ट बनाते हो तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपको यहाँ पर जो सहयोग और बंधन जो दृढ़ बंधन बहुत ही स्पष्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अधिकांश हिंदुओं में एक गोत्र के सदस्य अंतः विवाह नहीं करते हैं। यानी ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक ही गोत्र के सदस्य अंत विवाह नहीं कर सकते हैं, ये वर्जित माना गया है, क्योंकि उनके जो रक्त एक ही जैसे होते हैं और ये साइंस भी यही बात कहता है कि रक्त संबंध जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, न कि अपनों में होना चाहिए। इससे कई तरह के बच्चों में जेनेटिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वे अपने आप को भाई बहन समझते हैं और इसलिए इनमें जो है विवाह का संबंध नहीं हो सकता। इस तरह गोत्र वैवाहिक संबंधों का नियंत्रण करता है। यानी गोत्र जो दोस्तों होता है
वो वैवाहिक संबंधों को भी नियंत्रण करता है, जो कि जरूरी भी है। और ये समाज इसको मान्यता भी देती है कि हमें जो है अपने गोत्र में मैरिज नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसे खून जो होता है जो है अपवित्र हो जाता है, क्योंकि ये सगे संबंधी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो इसको ये समाज जो है मान्यता नहीं देता है। कहते हैं गांव के लोग अपने काल्पनिक नातेदारों को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। यानी जो काल्पनिक, यानी गांव में अगर देखोगे जो आपके रिश्तेदार नहीं होते हैं, दूर के होते हैं, यानी काल्पनिक नातेदारी के नाम भी जिसको दिया जाता है, उनको भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनसे भी उनको कई मानने में समय रहते आवश्यकताओं की पूरा भी होता है। पारंपरिकता और निष्ठा को पक्का करने के लिए यह नातेदारी समूह एक दूसरे की सहायता भी सदैव करते रहते हैं। अगर ऐसा न करे तो काल्पनिक भूमिका केवल रक्त या विवाह तक ही सीमित हो जाते हैं। तो देखिए कहते हैं आज विवाहित समूह और रक्त समूह के अलावा भी कहते हैं काल्पनिक नातेदारी होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सतोहर और मित्र जो होते हैं कई मानने में हमारे हेल्प भी करते हैं, इसलिए काल्पनिक नातेदारी को भी यहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त पे जो है हमारे काल्पनिक नातेदार ही काफ़ी हेल्प करते हैं। कभी कभी कहते हैं रक्त और विवाह के द्वारा जुड़ी हुई नातेदारी भी हमारा जो है मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन काल्पनिक नातेदार भी कभी कभी हमारे लिए बहुत ही जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं। कहते हैं अगर सब प्रकार के नातेदार एक दूसरे के राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो हर तरह के जो नातेदार होते हैं उनके लिए राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर समाज में अदा भी करते हैं। वो एक दूसरे को महत्वपूर्ण सूचना देते हैं और जहाँ तक संभव हो शारीरिक, भौतिक और मानसिक सहायता भी करते हैं। यानी जितना हो सकता है इनका कोशिश रहता है कि शारीरिक, भौतिक और मानसिक सहायता किया जाए, जिससे कि इनका जो है आगे प्रोग्रेस हो। और इस तरह एक दूसरे की जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जो है चुनाव जितने में पूरा भी करते हैं। वो रिश्तेदार जो अच्छी स्थिति में होते हैं अपने रिश्तेदारों को नए उद्योग, धंधे और व्यापार बढ़ाने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी नातेदार भी जो होते हैं हमें व्यापार करने के लिए जो है पैसे देते हैं, अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो उसको भी पूरा करती हैं। तो ये इसीलिए ही होते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही होते हैं। इस भांति जो है सहायता का एक दूसरे का आधार भी बन जाता है। यानी देखा जाए तो सहायता करने की बात जो है यहाँ आधार बन जाता है, जिससे दोनों का जो है आवश्यकताएं पूरा हो जाता है। यानी समाज अगर में हम हैं और नातेदारी हमारे लिए है तो इसमें लेन देन तो बनी ही रहती। अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारा है नातेदारी पदावली। देखिए नातेदारी पदावली होती क्या है। कहते हैं हम दिन पर दिन की अंतक्रियाओं में अपने नातेदारों को कुछ निश्चित शब्दों से संबोधित भी करते हैं और कुछ अन्य शब्दों को उन्हें पहचानने और श्रेणी में विभाजित करने के लिए काम में भी लाते हैं। इन सब शब्दों को जो श्रेणियों में होते हैं उसे नातेदारी पदावली कहते हैं। यानी जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने नातेदारों को पुकारने के लिए, वो सारे शब्दों को जो है हम पदावली कहते हैं। नातेदारी पदावली में पिता, माता, पत्नी, पति, चाचा, चाची और अन्य लोग होते हैं। तो इनका कोई ना कोई नाम दिया गया है, तो इसी को हम पदावली भी कह सकते हैं और इनका अपना एक श्रेणी में रखना भी जरूरी होता है। ये नातेदारी के पद परिवार के विभिन्न सदस्यों को जो है अंत संबंधों को समझने में सहायता मिलता है। यानी उनके संबंध क्या है, उनके अंतर संबंधों को समझना उनके लिए आसान पड़ जाता है। इन पदों में मालूम हो जाता है कि परिवार में किसकी क्या भूमिका है। नातेदार शब्द परिवार किस प्रकार का है उसकी ओर हमें इंद्रित देता है। यानी सारी बातों को जो है केंद्रित किया जाता है। इसी के द्वारा हम निवास के नियम, वंशज और सामाजिक संगठन की जानकारी भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। नातेदारी पद केवल भाषीय प्रकृति की नहीं होती है, ये समाजशास्त्री भी है और इनका संबंध व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और व्यवहार से भी दर्शाया जा सकता है। यानी नातेदारी सिर्फ दोस्तों यहाँ पर सिर्फ समाजशास्त्री विषय नहीं है, यहाँ पर जो है ये प्रतिष्ठा और व्यवहार के अंतर्गत भी आता है, जिसमें हमें प्रतिष्ठा भी मिलती है और हमें व्यवहार भी उसी प्रकार करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी से हमारी रिश्तेदारी जुड़ती है तो हमारा वहाँ एक नया प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होती है और हमें वहाँ पर कैसा व्यवहार करना है इस बात को भी हमें ध्यान रखना होता है। नातेदारी पद विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कहते हैं मानव शास्त्रियों में इन पदों को वर्गीकरण में विभिन्न आधार को अपनाया गया है। यानी इसको कई तरह से जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो कहता है भाषी संरचना के आधार पर भाषी पदों के 3 भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया है। पहला जो है प्रारंभिक पद, यानी प्रारंभिक जो हमें प्राप्त होती है। ये पद इतने आरंभिक है कि इन्हें और छोटे शब्दों में नहीं बदला जा सकता, यानी ये आरंभिक पद होते हैं। ऐसे बुनियादी पदों को सामान्य शब्दों में नहीं रखा जा सकता है। इन पदों के उदाहरण जो है माता, पिता,
बहन, चाचा चाची इत्यादि, ये आरंभिक पद होते हैं जहाँ पर हमारे जो होते हैं अपने रक्त संबंधी जुड़े हुए होते हैं। दूसरा जो होता है कृत्रिम पद, वे निर्धारित पद जिन्हें हम जो है प्रत्यय और उपसर्ग पदों में जोड़ा जाता है, उन्हें सामान्य शब्दों से अलग कर दिया जाता है। इस तरह के निर्धारित पदों को जो है कृत्रिम नातेदारी पद भी कहते हैं। और इस तरह के कृत्रिम पदों को दादा, शाली, परदादा और दंतक पुत्र भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं कृत्रिम पद होते हैं जो कि काफ़ी दूर के होते हैं, तो इसे हम कृत्रिम पद के नाम से भी जान सकते हैं। उसके पश्चात आता है विवरणात्मक पद, यानी विवरण जिसको किया गया पद। नातेदारी पद जिन्हें दो या दो से अधिक आरंभिक पदों द्वारा बनाया जाता है, यानी नातेदारी पद जिन्हें दो या दो से अधिक आरंभिक पदों द्वारा बनाया जाता है कहते विवरणात्मक पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पत्नी और की बहन साली, भाई की पत्नी भाभी, लड़के की पत्नी बहू, लड़की का पति दामाद इत्यादि। ऐसे पदों में चचेरे बहन भी हैं, यानी इसमें जो है विवरणात्मक पद कहलाता है, यानी सबके जो है कुछ न कुछ जो है दूसरे रिश्तेदारों से जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नाम जो है बदल गए हैं। यदि बात करें पदों के उपयोग में लाने के तरीकों को दो प्रकार में बांटा गया, यानी पद के उपयोगिता के रिगार्डिंग, पद की उपयोगिता के रिगार्डिंग यहाँ जो है नातेदारी को दो भागों में विभक्त किया गया है। कहते हैं सबसे पहले तो आता है संबोधन के तरीके। संबोधन के तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। नातेदारी पद जिनका उपयोग हम नातेदारों को संबोधन के लिए करते हैं, इस तरह के पदों को उदाहरण है जैसे पापा यानी डैडी, माँ मम्मी, दीदी भैया इत्यादि। तमिल शब्द में अन्ना बड़ा भाई को कहते हैं, तम्बी छोटे भाई को कहते हैं, अक्का बड़ी बहन को कहते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं संबोधन के शब्द होते हैं, जिसका मतलब वे एक ही होता है, लेकिन इसको हर एक लैंग्वेज में इसको अलग तरह से उच्चारण किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आता है संदर्भ सूचक पद, यानी संदर्भ सूचक पद जो होती है दोस्तों, कहते हैं नातेदारी पद जिनका उपयोग हम किसी अप्रत्यक्ष व्यक्तियों के लिए भी करते हैं, इन्हें हम संदर्भ पद के नाम से जानते हैं। यानी जो दूसरा व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष व्यक्ति होता है, अगर हम उसको उच्चारण करते हैं उसको हम संदर्भ पद कहते हैं। इसको जो दृष्टांत भी है जैसे पिता, माँ, भाई, बहन इत्यादि। तमिल में संदर्भ व्यक्ति मामा, माग, मातृ, चाचा की लड़की लड़का, आटा बागान मांगला, पिता की बहन की लड़कियां लड़का। यानी इनके अगर नाम देखोगे तो उसके उच्चारण जो शब्द जो है बहुत अंतर मिलता है, जिसको हमारे जो है साधारण लैंग्वेज में समझना संभव नहीं रह जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आता है। अब जो आता है हमारा व्यवहार में लागू करने की श्रेणियों पर आधारित है, यानी व्यवहार में कौन कौन से बात को जो है लागू किया जा सकता है। तो लागू करने की श्रेणियों के पदों के अनुसार नातेदारी के पद दो प्रकार से यहाँ पर विभक्त किया गया है, यानी व्यवहारों में लागू करने के आधारित में इसमें दो भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहला जो है सूचक पृथकात्मक और विवरणात्मक। वह पद जो किसी एक विशेष निर्धारित श्रेणी पर लागू होता है उसे हम विवरणात्मक, सूचक या पृथकात्मक पद कहते हैं। उदाहरण के लिए पिता और माता हमारे माता पिता पर होल ही लागू होते हैं और किसी अन्य पर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि अगर हम देखें सूचक, पृथकात्मक और विवरण, तो इसमें जो है उदाहरण के बहुत ही अच्छा बताया गया है कि इसमें पिता और माता हमारे माता पिता पर ही लागू होता है और ये किसी दूसरे पर नहीं होता है। ठीक है। बात अगर हम करें अगले वर्णनात्मक पद की, तो कहते हैं वर्णनात्मक पद वह पद होता है जो एक या दो श्रेणियों पर लागू होता है, यानी ये एक या दो श्रेणियों पर लागू हो सकता है, उसे हम वर्णनात्मक पद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भाई बहन का पद जिसका मतलब पिता के भाई के लड़के पिता की बहन के लड़के, इसी तरह माँ उसकी बहन के लड़के पर लागू होता है। इस तरह अंकल को पद का संदर्भ माँ के भाई से भी तथा पिता के भाई और माता की बहन के पति से भी होता है। देखिए अंकल जो है कई जगह पर यहाँ पर वर्ड जो है सम्मिलित किया जा सकता है। तो सब के सब जो है वर्णनात्मक पद होते हैं जिसको हम अपने समाज में नातेदारियों में इसको यूज करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वंशक्रम के नियम। देखिए वंशक्रम के नियम क्या होते हैं। वंशाक्रम के नियम जो होते हैं इससे हमें नातेदारी जुड़ती है। कहते हैं ये वे नियम है जो व्यक्तियों के एक विशेष नातेदारी कारण एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी ये वंशाक्रम नातेदारी के अंतर्गत आता है। इसका कारण वंशाक्रम की समानताएं होती है। वास्तव में इस तरह की नातेदारी सामान्य पूर्वज के कारण ही होता है, यानी हमारे कोई ना कोई पूर्वज जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इसे हम वंशाक्रम नियम के आधार पर देख सकते हैं। वंशाक्रम के नियम एक समाज को दूसरे समाज से भिन्न होता है। व्यक्ति इस नियमों को से जो है नातेदारी से जोड़ लेते हैं। दाय प्राप्ति और
उत्तराधिकारी का संबंध इन्हीं नियमों से के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक संगठन और समूह भी वंशाक्रम के नियमों पर आधारित होती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है और इस बात को समझने के लिए वंशाक्रम के दो बड़े प्रकार के नियम हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। यहाँ पर पहला नियम आता है एकल वंशाक्रम के नियम और होता है दूसरा होता है द्वितीय वंशाक्रम के नियम। यानी ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको बारे में हमें जानना जरूरी है। तो पहला तो हमारा आता है एकल वंशाक्रम के नियम। यानी एकल वंशाक्रम के नियम में व्यक्तियों का वंशक्रम या तो माँ की तरफ से देखा जाता है या पिता की तरफ से देखा जाता है। इसके दो अन्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको दो भागों में यहाँ पर दिखा है जहाँ पर आपको पितृवंशी और मातृवंशी के रूप में विभक्त किया गया है। तो ये साफ शब्दों में यहाँ पर समझ सकते हो आप कि एकल वंश के नियम क्या होते हैं। या तो पिता के द्वारा हो सकते हैं या माता के द्वारा हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए पितृवंशक्रम यानी इसके दो भागों में बांटने के रिगार्डिंग जो है पितृवंशक्रम आता है। कहते हैं पितृवंशक्रम जो है व्यवस्था में एक व्यक्ति अपने पिता के वंशक्रम से जो है जोड़ा जाता है। यानी उसके पिता के सारे जो होते हैं पूर्वज उनके साथ जोड़ा जाता है। ये वंशक्रम पुरुष वंशज से होते हैं और एक पुरुष को अपने पिता से प्रतिष्ठा, नाम और संपत्ति मिलती है, जो कि हमारे समाज में देखा भी गया है कि पिता का जो है संपत्ति का अधिकार दोबारा उसके बेटे को ही मिलता है और उसके नाम भी, उसकी संपत्ति भी, उसकी प्रतिष्ठा भी, तो सबके सब जो होता है पिता के बाद उसके बेटे को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर इसी के दर्शाने के लिए एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि पहला पीढ़ी ऊपर दिखाया गया है, दूसरा पीढ़ी, फिर तीसरा जो है आगे बढ़ता ही चला गया है। तो ये पेडिग्री जो है साफ शब्दों में दर्शा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ही जो है बढ़ रहा है। अगर दो पहले परिवार में मैरिज हुआ है तो ये दो भागों में विभक्त हो गया, इन दो बच्चे हो सकते हैं और इसके भी अपने अपने दो बच्चे हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और इस तरह जो है ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ये जो आपको दिखेगा वो पितृवंशक्रम के सदस्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर बात करें अगर हम मातृवंशक्रम का, तो कहते हैं जब वंशक्रम को स्त्री की ओर से खोजते हैं यानी हम स्त्री की तरफ से पेडिग्री बनाते हैं तब उसे हम मातृवंशक्रम कहते हैं। और इस निंदारी में जो है लड़का और लड़की दोनों ही माँ के वंशाक्रम समूह के सदस्य होते हैं। यद्यपि एक स्त्री के लड़के और लड़कियां सभी एक ही वंशक्रम के सदस्य हो सकते हैं, फिर भी लड़की ही अपने जो है नाम, प्रतिष्ठा और संपत्ति का अधिकार होती है। यद्यपि लड़का जो है मातृवंशी समूह का होता है और उसे माँ से उत्तराधिकारी के में कुछ नहीं मिलता है। तो ये भी कई जनजातियों में देखने को मिला है और ये रिश्तेदारी के रूप में ही भी आता है। अब हम बात अगर पेडिग्री की करें यानी यहाँ पर जो है अरेख चित्र की बात करें तो ये आपको बता सकता है कि इसमें क्या इसमें समझाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सर्कल के रूप में जो है सर्कल में 1 लगाया गया, यानी ये मातृवंशी हो सकता है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पर ट्रायंगल के रूप में होता है वो पिता होता है और जो यहाँ पर सर्कल के रूप में होता है माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जो है यहाँ पर आगे बढ़ गया है। अगर माता को यहाँ पर गया है तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में जो है पुरुषों के पास चला गया है और तीसरे में जो हो गया जो है औरत के यानी जो है स्त्री के पास चला गया। तो इस तरह से जो है मातृवंशी के रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। कहते हैं अगर दूसरी जो हमने पॉइंट पे बात करना है हमें वो द्वितीयक वंशक्रम के नियम है। हमने पहला तो बात कर लिया, पहले के अंतर्गत 2 आया था। अब यहाँ पर जो है द्वितीयक वंशक्रम के नियम कहते हैं कई समाजों में पिता और माता दोनों की ओर के निर्धारों को सामान्य महत्व दिया जाता है, जो जरूरी भी है। कहते हैं चाहे पिता का हो या माता का हो, ठीक है, वंशज के, उनको दोनों निर्धारों को जो है सामान्य महत्व देना चाहिए। संपत्ति के अधिकार पिता और माता दोनों की ओर से सामान्य ही होता है। ऐसे द्वितीय वंशक्रम में या तो दोनों ही वंशक्रम समझना जो है सामान्य समझे जाते हैं या किसी भी वंशक्रम को महत्व नहीं दिया जाता। कहते हैं वृहत कुटुंब का जो है पद इस बात को बताता है कि मातृ और पिता वंशक्रम के दोनों ही सदस्य विवाह, मृत्यु तथा अन्य समारोह में आमंत्रित भी होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है द्वितीय वंशक्रम के नियम, जिसमें दोनों को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, दोनों को ही जो निर्धारों को जो है महत्व उतना ही दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और कहते हैं कि इसका संपत्ति का भी दोनों में ही बंटवारा कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही समझ वाली बात है। यदि बात यहाँ पर करें हम नातेदार समूह की, तो नातेदार समूह जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा अगला है, यानी नातेदार समूह। नातेदार अपने आप में समूह नहीं होते, लेकिन नातेदार के आधार पर समूहों का निर्माण जरूर होता है। यानी देखा जाए तो नातेदार अपने आप में कोई समूह नहीं होता है, लेकिन ये एक समूह का निर्माण जरूर करते हैं। आपके नातेदारी की किसी भी बातचीत में कई प्रकार के एकल नातेदारी
मिलेंगे, जैसे कि परिवार, वंश परंपरा, गोत्र, फैक्ट्री और आदर्श। ये नातेदारी समूह ऐसे लोगों के होते हैं जो वंश द्वारा अर्थात वंशक्रम या वैवाहिक संबंधों द्वारा आपस में जुड़ते हैं। यानी इनका जो संबंध बनता है वंशाक्रम, विवाहिक संबंधों में या वंशाक्रम के रिगार्डिंग जो है जुड़ता है। यह भावना की रक्त पानी से गाढ़ा होता है। यानी एक भावना है कि जो रक्त है पानी से गाढ़ा होता है, तो रक्त तो 100% से जो है पानी से गाढ़ा ही होता है। नातेदारी को परंपरा इस तरह के बांध देती है और छोटे परिवारों एवं वंश परंपराओं को ये गोत्र, फैक्ट्रीज और आद्र की तरह निकाल ले देती है, यानी निकाल ला देती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पानी बहुत ही पतला होता है लेकिन रक्त जो होता है बहुत गाढ़ा होता है, तो रक्त का अपना ही एक वैल्यू होती है। कहते हैं अब हम उपरोक्त नातेदारी समूह का विस्तृत रूप से देखना होगा कि आखिर इसमें है क्या। आप सभी अभी तक जो है ये जान गए होंगे कि परिवार सबसे छोटा नातेदारी समूह है, यानी परिवार जो है बहुत छोटा नातेदारी समूह है। बुनियादी रूप से यह समूह व्यक्ति, उसके पत्नी और उसके जो है अविवाहित बच्चों से ही बना है, जबकि आदमी और उसकी पत्नी विवाह से जुड़े हुए होते हैं। बच्चे और उनके माता पिता वंशाक्रम के रक्त संबंधों से बंधे हुए होते हैं। बच्चों के आपसी संबंध ऐसे होते हैं जो भाई बहनों की नातेदारी की श्रृंखला से बंधे हुए रहते हैं और वह सामान्य वंशक्रम या रक्त से जुड़े हुए सदैव रहते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है कि पति पत्नी विवाह से जुड़े हुए होते हैं और बच्चे और उसके माता पिता और वंशक्रम के रक्त संबंधों से बंधे हुए होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समूह एकल वंशाक्रम से बंधे हुए होते हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर आता है वंश परंपरा, यानी वंश परंपरा के रिगार्डिंग जो होता है परिवार द्वैतिक होती है, लेकिन वंश परंपरा एकल वंशीय होते हैं और यह जो है समर रक्त या रिश्तेदारों का एक समूह हो सकता है जो अपने वंशक्रम को एक सामान्य पूर्वज या पूर्वजों से जाने जाते हैं। जैसे कि गोत्र में पूर्वज मिथक होते हैं, वैसे ही पूर्वज अतीत में अस्तित्व में रखते हैं। वंश परंपरा एक जो है अंतर समूह होते हैं। यह एकलवर्ती वंश समूह कहलाते हैं और इसका अर्थ यह हुआ कि वंश परंपरा में वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो पितृवंशीय होते हैं, यानी पिता के वंश द्वारा जुड़े होते हैं। जो कि हमारा समाज में भी यही देखा गया है कि पितृवंशीय को ही महत्व दिया जाता है। ऐसे वंशक्रमों में पूर्वज को जो है पुरुष की ओर से देखते हैं और तब वंशक्रम पिता के लड़के की ओर गिनती होती है। यदि वंशक्रम की स्त्री की ओर से खोजा जाता है तब इसे मातृवंशी कहते हैं, यानी पिता के द्वारा खोजे गए सारी जो होते हैं पितृवंशी के रिगार्डिंग होती है। अगर माता के द्वारा वंशक्रम ढूंढा जाता है तो ये मातृवंशी कहलाएगा। मातृवंशी वंश परंपराओं और सदस्यों के संबंध माँ की ओर से समझे जाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, जो कि पिता की तरफ से ढूंढे जाते हैं वंशक्रम तो उसे जो है पितावंशी कहलाता है। यदि माता के द्वारा खोजा जाता है तो मातृवंशी कहलाएगा। कहते हैं अगर एक फैक्ट के रूप में देखा जाए तो वंश परंपरा के सदस्य एक सामान्य आवास में भी सकते हैं, यानी एक सामान्य आवास में भी रह सकते हैं और नहीं भी। संयुक्त परिवार भी वंश परंपरा का दृष्टांत होती है, जहां 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, यानी यहाँ पर 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार का ही नाम दिया गया है। वंश परंपरा अनिवार्य रूप से एक जो है वही विवाहित समूह हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम बात इधर करें गोत्र की, तो गोत्र में जो होता है, गोत्र भी एक जो है एकल वंशी वंशक्रम समूह होता है जिसमें रिश्तेदारों का एक समूह होता है जो कि अपना उद्गम एवं सामान्य पूर्वज के वंशक्रम से मानता है, लेकिन इस क्रम के वंशों को जोड़कर नहीं बताया जा सकता है। सामान्य पूर्वज प्रायः एक मिथकीय साधु या संत हो सकता है, एक हिंदू समाज में पाया भी जाता है और इस प्रकार का पूर्वज अति प्राकृतिक चरित्र या टोटम की कोई वस्तु होती है, जैसे कि चीता, मछली, सांप इत्यादि। तो ये देखिए, ये अलग बात यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि वंशक्रम जो होता है इसमें क्रम वंशों को जोड़कर नहीं बताया जा सकता है। सामान्य पूर्वज प्राय मिथकीय साधु संत भी होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुओं में वंशक्रम के कुछ ऋषियों के साथ भी देखा जाता है, जैसे कि कश्यप, भरद्वाज और गौतम इत्यादि। सच में देखा जाए तो नातेदारी में प्रायः कोई अपरिचित व्यक्ति या वस्तु जो दूर अतीत में रहा हो जो है रिश्तेदारों का पूर्वज होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हो सकता है कि सारे के सारे जो हों एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हों, लेकिन कहते हैं इतना समय अवधि बीत गया है कि ये अलग अलग रूपों में विभक्त हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी बताया गया कि हो सकता है कोई कश्यप का हो, भरद्वाज, गौतम, किसी के भी नातेदार के रूप में इसको देखा जा सकता है और ये सब अपरिचित
व्यक्ति नहीं होते ही, वो सब परिचित व्यक्ति के रूप में होते हैं। यानी हो सकता है कि ये अतीत में रहा हो और हिस्सेदारी का जो है पूर्वज के अंतर्गत आता हो। कहते हैं गोत्र के सदस्य अपने रिश्तेदारों को एक सामान्य वंशक्रम या रक्त संबंधी समझते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम ये बात साफ शब्दों में कह सकते हैं कि हमारा गोत्र एक ही रहा होगा, एक सामान्य वंशक्रम या रक्त संबंधी समझना होगा, क्योंकि ये सच्चाई भी है और इसको हम बदल नहीं सकते। इसी कारण अक्सर गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में गोत्र एक ही वही विवाहित रिश्तेदार समूह हो सकते हैं। गोत्र को जो है पितात्मक कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति पुरुष से देखी जाती है। यदि स्त्री की ओर से वंशक्रम देखा जाता है तो इसको मातृ गोत्र कहते हैं, मातृवंशी गोत्र कहते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा कि उत्तर पूर्वी खासी और गोरो जनजाति में होता है। अंग्रेजी शब्द क्लान का अर्थ जो है हिंदी में गोत्र से होता है। जब विवाह के बाद जो बातचीत होती है तब गोत्र पर विचार किया जाता है। बहुत स्पष्ट है कि एक ही गोत्र के लोगों में विवाह नहीं होता है। अगर फैक्ट्री देखा जाए तो फैक्ट्री एक जो है वह एकल वंशज समूह है जिसमें दो या दो से अधिक गोत्र होते हैं और जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि फैक्ट्रीज में एकल वंशित गोत्र समूह होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें दो विचारधारा नहीं है, तो ये बहुत जरूरी भी है। कहते हैं गोत्र की तरह फैक्ट्री एक जो है वह विवाहित संगठन है। फैक्ट्रीज के सदस्य यह मानकर चलते हैं कि उनका एक ही पूर्वज है। ठीक है, ये उनका विचारधारा है कि उनका एक ही पूर्वज है। गोत्र जो फैक्ट्री से बनते हैं वो अपनी व्यक्तिगत पहचान रखते हैं, लेकिन समारोह के अवसर पर वह अपने विशेष दायित्व को भी पूरा करते हैं। अगर बात करें अधांश, अधांश एक विशेष सामाजिक समूह है जो समूहों को दो बराबर या गैर बराबर आधे हिस्सों में बांटता है और बांटने का यह आधार जो है वंशाक्रम होता है और प्रत्येक आधा हिस्सा अधरश कहलाता है। अधरश का मतलब ही होता है आधा भाग। अधरश के सदस्य इस विश्वास को मानते हैं कि उनका पूर्वज एक ही है, यानी यही विचारधारा उनके मन में होता है कि वो एक ही पूर्वज से जो है उत्पन्न हुए हैं और जिसकी विविधता पहचान नहीं की जा सकती। पहचान करना संभव कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना समय काल बीत गया है, पहचानना संभव ही नहीं है। कहते हैं प्रत्येक अधांश को जो है उपभोगों में बांटा जाता है, जिन्हें फैक्ट्रीज कहते हैं। प्रत्येक फैक्ट्रीज कई गोत्रों में बटी हुई होती है और प्रत्येक गोत्र कई वंशक्रम में बटा हुआ होता है और अंत में प्रत्येक वंशक्रम परिवार में बटा हुआ होता है। एमोल कुक्कू मणिपुर की जो है यहाँ पर अधोशोक सेट में बंधी होती है और प्रत्येक अधस्यों को जो है फैक्ट्री में बांट दिया जाता है। दो अधस्य वैवाहिक जोड़ों को तैयार करता है और यह इसलिए है कि एक ही अधर्ष के लोग विवाह संबंध नहीं रख सकते हैं, लेकिन टोडा जनजाति में पाए जाने वाले अधर्ष विवाहित भी है। यद्यपि आगे चल के हुए उप विवाहित वही वैवाहिक गोत्र में बदल जाता है। तो ये कहते हैं हमारे समाज में बहुत ऐसे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, नातेदारी बने हुए हैं, जिसको हम समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगला टॉपिक जो है दोस्तों नातेदारी व्यवहार है। आखिर नातेदारी व्यवहार क्या होती है, नातेदारी व्यवहार क्या महत्व रखती है, तो इसके विषय में जो है यहाँ हम चर्चा करेंगे। कहते हैं नातेदारी व्यवहार या व्यवहार की निश्चित रीतियाँ नातेदारी समूह के साथ लागू होती है। यानी आपको पता ही होगा यहाँ हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। कहते हैं अगर हम मजाक करते हैं या तो वो साला हो सकता है या साली हो सकती है, जिससे हम बिल्कुल खुल के मजाक करते हैं, लेकिन ये मजाक हम किसी बड़े के साथ नहीं कर सकते, किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकते। तो ये सारे व्यवहार हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, तो ये सारे जो है नातेदारी व्यवहार के अंतर्गत आता है। ये व्यवहार के जो है प्रतिमान मौखिक अमौखिक हो सकते हैं। नातेदारी कुछ रीतियाँ निम्न प्रकार से हैं, जैसे आपको पता है इसके रीति रिवाज के साथ भी नातेदारी के व्यवहारों को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले बात हमारे समक्ष यही आता है परिहार। परिहार का मतलब क्या है? कहते हैं ये व्यवहार की ऐसी रीति है जिसमें कुछ नातेदारों के साथ निकट अंतः क्रियाएँ करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं। हिंदुओं में ऐसे प्रतिबंध के कारण रिश्तेदार एक दूसरे के साथ सीधी बात नहीं करते हैं, वे उनके साथ भौतिक संपर्क टाल देते हैं, उसे परिहार कहते हैं। जैसे आपको पता ही कि बहुत ही ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर पर्दा करना होता है अपने से बड़े को, तो ये हम परिहार के रूप में देख सकते हैं। कुछ लोगों के साथ न्यूनतम सामाजिक संपर्क ही रखा जाता है। ये प्रतिबंध इन पर लगते हैं जैसे सास ससुर, बहू, सास, दामाद, पति के बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नी। तो ये सारे के सारे जो है परिहार के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हम खुली तौर से बात नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं आज का समाज बदलता जा रहा है और ये सारे रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं।
कहते पुराने समय में छोटे भाई की पत्नी से बात नहीं करने का प्रावधान था। पति के बड़े भाई से भी बात करने का कोई मतलब अधिकार नहीं था। लेकिन आज जो है समय बदल गया है बिल्कुल ही। कहते हैं सास ससुर से भी मुंह के सामने बात करना जो है स्त्रियों के लिए संभव नहीं था। ठीक है, तो ये सब परिहार के अंतर्गत आता था। ये सब व्यवहार थी जो हमारे समाज में विद्यमान थी और आज भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन कई क्षेत्रों में ये नष्ट हो चुका है। कहते हैं परिहार संबंध क्या है। अब परिहास संबंध के अंतर्गत आता है। परिहास का अर्थ ही है हंसी मजाक। यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें जो होती है जिससे हमें दूर होना होता है, किसी चीज़ से हमें बहुत काफ़ी निकट ला देती है। परिहास का अर्थ ही होता है हंसी मजाक। कुछ नज़ार ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है और उनके साथ हंसी मजाक करना अपेक्षित व्यवहार माना जाता है। परिहास संबंध दो व्यक्तियों के बीच वह संबंध है जिसमें एक व्यक्ति के प्रथा द्वारा यह छूट रहती है अथवा किसी समय कभी कभी उसे अपेक्षा भी की जाती है वह दूसरे व्यक्ति के साथ हंसी मजाक करे और दूसरे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बुरा न माने। जैसे जीजा साली की संबंध हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है परिहास संबंध के अंतर्गत आता है, जिसमें यहाँ पर व्यवहार जो है बदल जाता है। तो यही जो है व्यवहार जो है इंसानों को जीवन में एक नया उमंग और नई खुशी लेके आता है। लेकिन कहते हैं समय के साथ ही सारे प्रयास हो या परिहार हो, दोनों ही जो है अपना रूप बदल चुके हैं। उसके पश्चात आता है अनुसंततित संबोधन। ये सब व्यवहार के अंतर्गत ही आ रहा है। कहते हैं नंदारी के बीच में जब किसी माध्यम से संबोधन किया जाता है तो अनुसंततित संबोधन होता है। संबोधनों का यह माध्यम संतान होती है। यानी हम डायरेक्ट कहते हैं हमारे समाज में पति को डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता है, उसको जो है उसका संतान के नाम से नाम लिया जाता है। इसे संबोधन कहते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ पत्नी पति के पुत्र या पुत्री के माध्यम से संबोधन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि राजू की माँ, राजू के पिता, ऐसे ही संबोधन किया जाता है। तो ये हमारे समाज में एक संबोधन का एक तरीका है। हमारे देश में हिंदू और जनजातियों में पति पत्नी के एक दूसरे के नाम लेना वर्जित माना गया है और यहाँ कई जनजातियों में देखने को मिला है और समाज में भी देखने को मिला है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं ले सकता, ये वर्जित रखा गया है। ऐसे परिवारों में उत्पन्न होने वाले बच्चों के माध्यम से पति पत्नी को संबोधन किया जाता है। हमारे यहाँ खासी जनजाति में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है, जहाँ पर जो है पति को नाम से नहीं पुकारा जाता है, जबकि बच्चों के नाम से, जो उनके पहला संतान है, जो बड़े संतान होते हैं, उनके नाम से यहाँ संबोधन करते हैं। तो ये व्यवहार के रूप में देखा जाता है। उसके पश्चात आता है मातुल संबंध। मातुल संबंध क्या है? कहते हैं यह संबंध मातृवंशीय जनजाति समाज की विशेषता होती है और इस समाज में मामा और भांजा या भांजी के संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है। मातृवंशी परिवार में मामा पारिवारिक मामलों का निर्णायक होता है और यह भांजे भांजियों के लिए भी स्नेह का पात्र हो सकता है। तो यह मातृ संबंध के अंतर्गत आता है, जिसमें मातृ के जो माता का भाई होता है उससे संबंध रखा जाता है, जिसमें वो निर्णायक होता है और उसकी बातें जो है भांजा भांजी और स्नेह का पात्र भी होता है। उसके बाद पितृवंशीय अधिकार, जिसमें निर्धारक को संबंध माता संबंधों का विपरीत होता है, यानी माता से संबंध यहाँ पर नहीं होता है। इन संबंधों में माता के भाई के स्थान पर पिता की बहन का स्थान महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह संबंध मातृवंशीय परिवार की विशेषता है। हमारे देश की चोटा जनजाति में दाह संस्कार का अधिकार बुआ को प्राप्त है। तो देखिए ये जो है पितृवंशीय अधिकार के अंतर्गत आता है, जहाँ पर जो है चोटा जनजाति में दाह संस्कार का अधिकार जो है बुआ को जाता है। उसके पश्चात आता है कुवैत। देखिए कुवैत नातेदारी संबंधों में कुवैत का संबंध पत्नी के प्रसव काल से होता है, जब वो माँ बनती है। तो इसे हम कुवैत काल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें इसका भी एक विशेष महत्व रहता है। इस प्रथा के अनुसार जब पत्नी प्रसव पीड़ा का अनुभव करे तो प्रसव काल में रहे तो उसके पति के लिए यह आवश्यक है कि वह भी इस अवसर पर प्रसव पीड़ा की अनुभूति व्यक्त करे और अपनी पत्नी की तरह प्रसव काल को गुजारे। यानी ये कई जातियों में देखने को मिला है। प्रसव काल में पत्नी जैसे भोजन का विश्राम करती है और उसी तरह से व्यवहार करने की अपेक्षा पति से भी की जाती है, यानी पति पत्नी का सामान्य जीवन यहाँ पर निर्धारित की जाती है। हमारे देश में भी कहीं कहीं जनजातियों में ऐसा संबंध देखने को मिलता है। खासी जनजाति में पति अपने पत्नी की तरह तब तक नदी पार नहीं करता है या कपड़े नहीं धोता है जब तक पत्नी की बच्चा न हो जाए। तो ये सारे के सारे जनजाति के रिगार्डिंग आता है, जहाँ पर इनकी व्यवहार को जो है रिप्रेजेंट करता है।
इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो था ख़त्म हो गया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नजरदारी के विषय में हमने सभी बातों पर विचार जो है विस्तार पूर्वक किया है। यहाँ व्यवहार भी हमने देखा है, समझा है, हर एक पहलू पर जो है हमने बात विचार किया है। और हमने डिग्री की वजह से भी हर एक चित्र द्वारा भी बहुत कुछ समझने की कोशिश किया है, जो कि बहुत फायदेमंद है। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों इस बात को इग्नोर कभी मत कीजिए कि दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है। और इसके लिए आप ही एक माध्यम हो सकते हो। मैं किसी दूसरे बच्चों को नहीं बोल सकता जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा, जिससे दूसरे बच्चे भी ज्ञान से जो है कुछ सीख सकते हैं, इस वीडियो से कुछ जान सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं और अपने जीवन पे भी उसको ला सकते हैं और अच्छे एग्जाम में नंबर भी ले सकते हैं। इसलिए इसमें इग्नोर करने की बात नहीं है। इग्नोर करना कभी भी समझदारी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको कुछ भी खास अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही करना है कि क्या करना है, यूट्यूब से कॉपी करना है इसके लिंक को और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना।